हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी, और उसी के साथ हम पढ़ने वाले हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी। पर सबसे पहले देखेंगे हम टॉपिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी। तो कल ही हमने ये फार्मूला डिराइव कर लिया था, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस, ओके, और प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो इस एक्सप्रेशन में आया था हमारा P = 1/3 N/V m v स्क्वायर RMS। ओके, तो यहाँ पे N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, स्मॉल m है मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल, V है वॉल्यूम ऑफ द गैस, और V RMS है RMS वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में हम P को शिफ्ट करेंगे इधर। तो P जैसे ही इधर शिफ्ट हुआ तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा PV = 1/3 N m v स्क्वायर RMS। ओके, यहाँ पे v स्क्वायर RMS है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, आपके ओके, v स्क्वायर RMS यहाँ पर देखिए v RMS है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, और अगर आप उसका स्क्वायर लेते हैं तो v स्क्वायर RMS इज इक्वल्स टू, देखिए अगर आप RMS वेलोसिटी का अगर स्क्वायर लेते हैं तो आपको मिलेगी मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, आपको मिलेगी मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो दैट टर्म इंडिकेट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, इसको ध्यान में रखिए। तो v स्क्वायर RMS इंडिकेट द स्क्वायर ऑफ दैट इज़ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पे छोटी सी एडजस्टमेंट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा मैथमेटिकल एडजस्टमेंट 2/3 ओके इंटू n, और ब्रैकेट में यहाँ पर हमने लिखा है 1/2 m v स्क्वायर RMS। ओके, या फिर v RMS स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे ये जो टर्म है ब्रैकेट की वो है हाफ m v स्क्वायर RMS, और v स्क्वायर RMS मतलब होता है यहाँ पर मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, तो ये आपके जो भी मॉलिक्यूल्स है, आपके मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो हाफ इंटू m। ओके, और व्हाट v RMS स्क्वायर इज़ नथिंग बट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, तो यहाँ पे v स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो ये जो टर्म है ब्रैकेट की, ये इंडिकेट करती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। कौन सी काइनेटिक एनर्जी? ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे v हाफ m v स्क्वायर RMS इंडिकेट करता है आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ओके, मीन्स ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। तो इट इज़ वेरी इजी ओके टू अंडरस्टैंड। सो हाफ m v स्क्वायर RMS इज़ व्हाट? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। इट्स अ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल क्या हो गया कि आपको पता है कि आपके गैस के अंदर सारे के सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सारे मोशन में हैं। ओके, तो सबकी अपनी अपनी वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ। ओके, हमने क्या किया, उस वेलोसिटी का मीन निकाली, तो वो आएगी v स्क्वायर। ओके, तो ये जो v स्क्वायर है ये इंडिकेट करेगी स्क्वायर को, आपके मॉलिक्यूल की जो भी वेलोसिटी है उसके स्क्वायर को ये v स्क्वायर इंडिकेट करेगा। ओके, अब मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल का मास है m। ओके, और उससे v स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया हमने और हाफ लगा दिया आगे, तो दैट विल बी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। वो हो जाएगी हमारे मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो इक्वेशन 1, अगर आप इक्वेशन 1 को ध्यान से देखें तो यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म नहीं है। तो इन इक्वेशन 1 there is a no potential energy term. It means that internal energy of the ideal gas is purely kinetic. तो ये जो इक्वेशन है हमारा इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में पोटेंशियल एनर्जी वाली कोई भी टर्म नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे गैस मॉलिक्यूल है उन सबके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, उनके पास होती है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी हमारी गैस है, हमारे गैस की जो भी इंटरनल एनर्जी है, अब इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है कि दैट इज़ नथिंग बट टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द बॉडी, कि आपके जो भी बॉडी है उसमें
उसके अंदर कितनी एनर्जी है। तो जो भी हमारी आइडियल गैस है वो बनी है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से, और उन सारे मॉलिक्यूल्स के पास है काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। ओके, और उसका फॉर्मूला है ये, ओके, 12 mv² RMS। ये काइनेटिक एनर्जी हमारे हर मॉलिक्यूल के पास है। तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो जो भी हमारी आइडियल गैस है उसकी पूरी की पूरी जितनी भी इंटरनल एनर्जी है वो बनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, और यहाँ पे सबसे पहली बात, अगर उसके पास अगर आप हमारे मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो टोटल एनर्जी है वो बराबर रहेगी काइनेटिक एनर्जी की, क्योंकि आप सभी को पता है टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, ओके, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे है ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होने के कारण यहाँ पे टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी ऑफ द गैस इज़ गिवन बाय। अब हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे या फिर टोटल एनर्जी निकालेंगे हमारे गैस की, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा। अब हमारे हर मॉलिक्यूल के पास है एनर्जी इतनी एनर्जी 12 mv² RMS। तो हमें पूरी गैस की काइनेटिक एनर्जी अगर निकालनी है तो हमारी गैस में है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और हर मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी है, तो पूरी गैस के पास कितनी एनर्जी होगी, तो हम इस n को मल्टीप्लाई करेंगे सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी के साथ। ओके, तो बस वही करना है हमें। तो जो भी हमारी टोटल गैस की जो भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी रहेगी या फिर टोटल एनर्जी रहेगी वो क्या आएगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे एवरेज इसलिए बोला है कि हमने यहाँ पे जो भी काइनेटिक एनर्जी ली है हमारे गैस मॉलिक्यूल की वो भी एवरेज है। इसी के कारण जो भी हमारे गैस की एनर्जी आएगी वो भी एवरेज आएगी। ओके, क्योंकि हम जो भी वेलोसिटी है हमारे गैस मॉलिक्यूल्स की वो कंटिन्यूसली बदलती रहती है। तो अगर हमारे गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी अगर कंटिन्यू बदलती है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बदलेगी। अगर गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बदलेगी तो हमारे सिस्टम की भी या फिर हमारी आइडियल गैस की भी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पे एवरेज ले रहे हैं। अगर हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी ली है गैस मॉलिक्यूल की तो हम यहाँ पे निकालेंगे एवरेज एनर्जी या टोटल एनर्जी हमारे गैस की। तो कैसे निकालेंगे हम टोटल जो भी हमारे गैस की जो भी एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी या फिर एवरेज टोटल एनर्जी, वो कैसे मिलेगी हमें, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, ऑफ ए सिंगल गैस मॉलिक्यूल। बस इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 2 हमारा। ओके, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इस इक्वेशन को भी हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट उसे कुछ इस तरीके से E इज इक्वल्स टू, यहाँ आएगा हाफ, ओके, N इंटू M नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ओके, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ अ सिंगल गैस मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू कैपिटल M। कैपिटल M यहाँ पे रहेगा मास ऑफ अ गैस, यहाँ पे आएगा v² दैट RMS। ओके, तो इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है, बट इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू राइट द फार्मूला इन दिस वे। ओके, यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर मास ऑफ द गैस गिवन है तो आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, अब हम इसे पुट करेंगे, हमारे इक्वेशन 2 को पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, ये रहा हमारा इक्वेशन 1। तो इसके जगह ये n 1/2 mv² RMS के जगह यहाँ पे आएगा E। तो हमारा जो इक्वेशन 1 है वो कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा, PV इज इक्वल्स टू 2/3 E, और इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब आगे, अब हमें आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करना है। आइडियल गैस इक्वेशन है हमारा PV इज इक्वल्स टू nRT या फिर PV इज इक्वल्स टू n kBT, n kBT। यहाँ पे P है प्रेशर ऑफ द गैस, V है वॉल्यूम ऑफ द गैस, n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, kB है यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T है यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ द गैस।
तो हमारे पास PV की वैल्यू है यहाँ पर, PV की वैल्यू है 2/3E। तो हम इसे अगर इसे पुट करेंगे यहाँ पर PV की जगह, तो हमें इक्वेशन मिलेगा NKBT इज इक्वल्स टू 2/3E। ओके, इन दोनों इक्वेशन को मैंने साथ में लिख दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2/3 को लेके जाएंगे इस तरफ। ओके, 2/3 को इस तरफ लेके जाएंगे तो हम वो हो जाएगा 3/2। तो E का हमें फॉर्मूला मिलेगा, E इज इक्वल्स टू 3/2 NKBT। अब n को हम लेके आएंगे इधर, तो n को अगर हम इधर लेके आएंगे तो हमें मिलेगा E/n। ओके, देन E/n क्या है यहाँ पर, E/n यहाँ पे दूसरा कुछ न होते हुए है, दैट मीन्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी ऑफ अ सिंगल गैस मॉलिक्यूल। ओके, बिल्कुल इसी इक्वेशन के जैसा है। आपको इसको n से डिवाइड कीजिए। ओके, एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर। ओके, लेट मी यूज़ ब्लू। इसको यहाँ पे n से डिवाइड कीजिए और इस इक्वेशन को n से डिवाइड कीजिए। सो E/n इज नथिंग बट एवरेज, दैट इज नथिंग बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। ओके, या फिर एनर्जी पर यूनिट गैस मॉलिक्यूल। यहाँ पे n कैंसिल हो जाएगा तो आपको फार्मूला कौन सा मिलेगा, वी गेट दिस फार्मूला, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, दैट इज ½ mv² RMS। तो बस हमारा जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से आएगा, E/n इज इक्वल्स टू 3/2 KBT। तो अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। ओके, ओके, हमारा इक्वेशन था E/n इज इक्वल्स टू 3/2 KBT। ओके, अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 3/2 तो नंबर ये कांस्टेंट रहेगा, KB भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है तो वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम इन सब को हटा देते यहाँ से तो यहाँ पे आएगा प्रोपोर्शनलिटी साइन और हमें कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा। ओके, कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा, E/n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और हम इसे कुछ इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि एवरेज एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल, ओके, जो भी एवरेज एनर्जी है पर यूनिट मॉलिक्यूल वो प्रोपोर्शनल रहेगी टू द टेम्परेचर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि E है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, n है यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और ये टोटल टर्म इंडिकेट कर रही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। ओके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो ये जो है यहाँ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, हम यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें, यहाँ पे E जो टर्म है ये गैस, ओके, दैट्स अ टर्म रिलेटेड विद द गैस। n है यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये सारी टर्म है माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर। ओके, यहाँ पे E तो नहीं होगा माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर, यहाँ पे आएगा E/n। E/n मीन्स एनर्जी ऑफ द एवरेज एनर्जी ऑफ द सिंगल गैस मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे E/n और n ये सारे माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर है। माइक्रोस्कोपिक मीन्स इन पैरामीटर को स्टडी करने के लिए हमें एटम मॉलिक्यूलर लेवल पर सोचना पड़ता है। ओके, और टेम्परेचर जो है ये है माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर। हमें टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हर एटम का टेम्परेचर थोड़ी मेज़र करना पड़ता है। वी जस्ट डायरेक्टली मेज़र द टेम्परेचर ऑफ द गैस, तो दैट इज़ नथिंग बट अ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी और माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर। पर इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ आपको दिखेगा कि E/n एक तरफ है, E/n इज़ नथिंग बट अ माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर, और T है यहाँ पर मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर। तो यहाँ पे हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का इस्तेमाल करके, अभी जो भी हमारी काइनेटिक थ्योरी है उसका इस्तेमाल करके हमने इन वेरिएबल्स को कनेक्ट किया हमारे टेम्परेचर के साथ। मीन माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर को हमने कनेक्ट किया मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर के साथ। सो यहाँ पे यही दिया है कि इक्वेशन 5 रिलेट्स द माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर ऑफ गैस, ओके, दैट इज टेम्परेचर, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर ऑफ गैस दैट इज टेम्परेचर विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल विच इज़ अ मैक्रोस्कोपिक, ओके, पैरामीटर। सो बस इसी तरीके से हमने यहाँ पे निकाला कि हमने जो टेम्परेचर है उसको डिराइव किया है, या फिर टेम्परेचर को फाइंड किया है बाय यूजिंग द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ओके। तो ये एक्सप्रेशन इम्पॉर्टेंट है, ये शायद पूछा जा सकता है आपको एग्ज़ाम में। और ये एक्सप्रेशन पिछले साल के सिलेबस में नहीं था,
ओके, इसे पिछले साल के सिलेबस में से काफ़ी सारा पोर्शन यहाँ पे डिलीट कर दिया है गवर्नमेंट ने। ओके, और ये पोर्शन यहाँ पे डाला गया है। अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो हम पढ़ेंगे वो है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल देख लेंगे। ओके, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स आपको पता है, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, किस तरीके की अरेंजमेंट करते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके की अरेंजमेंट हम करने वाले हैं या फिर किसके साथ हम अरेंजमेंट करने वाले हैं वो हम इस वीडियो में इस लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो for a given mass of a gas, the velocity of all the molecules are not same, even when bulk parameter like pressure, volume and temperature are fixed. ओके, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी हमारी गैस है, ओके, उस गैस का जो भी मास ऑफ द गैस है, ओके, और ओके, फॉर अ गिवन मास ऑफ द गैस, ओके, जो भी हम गैस कंसिडर कर रहे हैं उसका मास तो फिक्स ही होगा, गैस का मास फिक्स ही होगा, क्योंकि उसे हम किसी कंटेनर में रखेंगे, समझ लीजिए। ओके, तो क्या होगा कि उस गैस के जितने भी मॉलिक्यूल हैं उन सब की वेलोसिटी सेम नहीं होगी। भले ही हम यहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी या फिर एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते हैं, पर हम एवरेज इसलिए फाइंड करते हैं क्योंकि हमारे गैस मॉलिक्यूल्स की जो भी वेलोसिटी है वो सेम नहीं है। ओके, हर कोई अलग अलग वेलोसिटी के साथ अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है। तो भले ही देखिए आपके जो भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी सेम नहीं है, ओके, नो प्रॉब्लम, पर क्या होता है कि अगर उनकी जो वेलोसिटीज़ है वो अलग अलग है, फिर भी उनकी जो बल्क पैरामीटर होते हैं जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये फिक्स होते हैं या फिर कांस्टेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट आपको बस यही बताना चाहता है कि अगर आपने गैस कंसिडर की किसी कंटेनर में, ओके, ये कंटेनर है हमारा, ओके, और इस कंटेनर में हमारी गैस है, ओके, हमारे गैस के पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हो गए। तो ये मॉलिक्यूल अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव होते हैं गैस में, ओके, तो इनकी वेलोसिटी अलग अलग है। भले ही इस गैस से रिलेटेड जो बाकी के जो पैरामीटर है जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ओके, और मास तो हमने पहले ही फिक्स कर लिया था, तो मास, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर इस गैस का फिक्स है। ऑल दीज आर द मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर, ये सारे के सारे मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर है, ओके, सारे के सारे मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर है। ओके, इन पैरामीटर्स को मेज़र करने के लिए आपको एटॉमिक या मॉलिकुलर लेवल तक झांकने की ज़रूरत नहीं है इस गैस में। ओके, तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है, ओके, इस गैस का। ये सारे पैरामीटर कांस्टेंट होने के बावजूद इस गैस में मौजूद जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की वेलोसिटीज़ अलग अलग है, ओके, सबकी वेलोसिटीज़ अलग अलग है। ओके, तो यही हमारा फर्स्ट पॉइंट कहना चाहता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब नेक्स्ट, collision change the direction and the speed of molecule, but in the state of equilibrium the distribution of the speed is constant. Okay, that's a very important concept which is put forward by the Maxwell. Okay, James Clerk Maxwell. Okay, तो क्या कहा है इसमें कि भले ही कोलिजन होते हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलाइड होते हैं। हम ऑलरेडी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अजम्पशन में पढ़ चुके थे कि हमारे जो भी गैस मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं। ओके, कोलिजन के कारण उनके मोशन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ओके, और उनकी स्पीड भी बदल जाती है। पर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम की स्टेट हमारी गैस अचीव करती है तो उस वक्त जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्पीड का, ओके, या फिर वेलोसिटी का हमारे मॉलिक्यूल्स का, वो होता है कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम की स्टेट का मतलब क्या होगा? इक्विलिब्रियम की स्टेट का मतलब हुआ ये सारे पैरामीटर कांस्टेंट है आपके। कौन से? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये जो भी पैरामीटर है, मास हो गया गैस का, ओके, दैट आई विल टेक कैपिटल एम। सो कैपिटल एम जो है मास ऑफ द गैस वो कांस्टेंट है, गैस का प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो उस कंडीशन पे हमारे गैस के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन,
वो होता है कांस्टेंट। ओके, अब इस चीज़ को हम और अच्छे से समझेंगे आगे। डिस्ट्रीब्यूशन आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन सिस्टम कंटेन लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हमारे सिस्टम मीन्स पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर आवर ऑब्जर्वेशन, उसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो। तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे। अब हम कंसिडर करेंगे एजेस ऑफ द डिफरेंट पर्सन इन द सिटी। तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम एज को कंसिडर कर रहे हैं लोगों की जो हमारे सिटी में रहते हैं। तो आपको भी पता है कि हमारे सिटी में जितने भी लोग रहते हैं, तो हमारे पास जैसे कि आज कोई पैदा हुआ हो तो उसकी एज होगी 0, और 0 से लेके हमारे पास लगभग 99 ओके या 100 की एज तक के लोग हैं। तो इन सब के बीच में जितने भी वैल्यूज़ हैं उन सारे, जैसे 1 2 3 4 ओके ऐसे करते 99 तक या 100 तक। ओके, तो जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं इन सारी वैल्यूज़ के एज के लोग हमारे यहाँ हैं। ओके, और तो अगर हम 99 कंसिडर करते तो ऐसा 99 या फिर मैं कोई एज समझ ली 30 एज मैंने कंसिडर करी, तो ज़रूरी नहीं कि 30 एज वाला बस मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे, या फिर कोई एक ही पर्सन है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे सिटी में जिनकी एज आती है 30, जिनकी एज होगी 30। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस डिवाइड द पर्सन इनटू द ग्रुप। अब हमें पर्सन्स को डिवाइड करना है ग्रुप्स में। तो हम कैसे ग्रुप बनाएंगे, इसका एक एग्जांपल है आगे दिया हुआ है। टू डील विद द एजेस ऑफ ईच इंडिविजुअल। तो ये हम हर पर्सन को हम यहाँ पे पर्सन्स को डिवाइड ग्रुप में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इससे इजी जाएगा उन सब लोगों की एज को समझने के लिए। ओके, तो वी कैन सिलेक्ट द ग्रुप। अब हम यहाँ पे ग्रुप बना रहे हैं एज अ चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 18। तो पहला ग्रुप है हमारा 0 से लेके 18 तक। 0 से लेके 18 साल के लोग एक ग्रुप में आ गए। ओके, अब दूसरा ग्रुप बनाएंगे हम 18 टू 58। दूसरा ग्रुप है हमारा 18 टू 58। तो 18 के ऊपर के ओके और 85 और 58 इस एज के जितने भी लोग हैं वो सारे लोग आ गए इस ग्रुप में। अब लास्ट ग्रुप रहेगा 58 टू अबव। 58 टू अबव समझ लीजिए जो भी एज है, 58 के बाद जितने भी लोग हैं वो सारे लोग आएंगे इस 30 ग्रुप। तो 58 टू मैं समझ लीजिए इन्फिनिटी बोल देता हूँ। अब इन्फिनिटी तो एज नहीं होती लोगों की, बस ये वैल्यू हमें पता नहीं है। तो ये वैल्यू 120 130 जहाँ तक भी मैक्सिमम एज लोगों की जा सकती है वहाँ तक होगी। ओके, तो वो सारे ग्रुप लोग आएंगे इस थर्ड ग्रुप में। तो हमने क्या किया, लोगों की एजेस को लोगों को उनकी एज के हिसाब से 3 ग्रुप में बांट दिया। तो हम इससे छोटा भी सिलेक्शन पॉसिबल है, जैसे 0 टू 10 ओके 10 टू 20 20 टू 30। तो यहाँ पे 3 ग्रुप बने तो वहाँ पे हमारे ज़्यादा नंबर ऑफ ग्रुप बनेंगे। ओके, अब आगे इफ द नंबर ऑफ पर्सन dnx। ओके, तो इफ द नंबर ऑफ पर्सन dnx इन द एज ग्रुप इंटरवल x एंड x प्लस dx इज proportional to dx ओके और dnx। ओके, अब ओके ये और वाला जो हिस्सा है वो बाद में पढ़ेंगे अपन। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि अभी हमें इसके लिए ग्राफ प्लॉट करने की ज़रूरत है। लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम ओके और उसका एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके, तो number of person is what, dnx। ओके, राइट ओके यहाँ पे थोड़े सिंबल में ये हो गया है प्रॉब्लम। तो देखिए dn यहाँ पे dx की जगह आएगा dn। तो यहाँ पे जो भी ये dn नंबर ऑफ लोग है ओके, तो ये dn नंबर ऑफ लोग जो है ये कहाँ रह रहे हैं, ये आ रहे हैं हमारे एज ग्रुप x
टू एक्स प्लस डी एक्स इस ग्रुप के अंदर या फिर इस एज ग्रुप के अंदर ये जो स्ट्रिप आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके, इस स्ट्रिप का एरिया उतने नंबर ऑफ पीपल्स को इंडिकेट कर रहा है, ओके। तो लेट मी जूम इट, ओके। तो डी एन नंबर ऑफ लोग जो है, ये जो स्ट्रिप है, ये इसका एरिया हमें नंबर ऑफ पीपल दिखा रहा है डी एन। तो ये जो जितने नंबर ऑफ लोग हैं इस रीजन में, ओके, ये लोग किस रीजन में है, एक्स से लेके एक्स प्लस डी एक्स इस ग्रुप में है ये लोग, ओके, डी एन। और अगर हमें इस इंटरवल की थिकनेस कैलकुलेट करनी है, ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे हमें अगर इस ग्रुप की थिकनेस कैलकुलेट करनी तो क्या करेंगे हम, 18 माइनस 0, सो दैट विल बी 18, ओके। यहाँ पे कैलकुलेट करनी है तो 58 माइनस 18, सो दैट विल बी अराउंड 8 10, दैट विल बी अराउंड 40। ये 40 के अराउंड, ये 40 इतनी थिकनेस रहेगी, ओके, उस ग्रुप की, यहाँ पे 18। तो सिमिलरली अब हमें यहाँ पे इस ग्रुप की थिकनेस निकालें, तो कैसे निकालेंगे, दैट विल बी एक्स प्लस डी एक्स प्लस डी एक्स, ओके, डी एक्स माइनस एक्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, दैट आंसर विल बी डी एक्स। तो इस इंटरवल की जो भी थिकनेस है वो हो जाएगी डी एक्स इतनी। तो सिंपल सी बात है कि अगर एक्स ये जो थिकनेस है ये होगी डी एक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गई डी एक्स। तो सिंपल सी बात है कि अगर डी एक्स का अगर साइज़ बढ़ेगा, ओके, आपका अगर ये जो इंटरवल है यहाँ पे, या फिर ये जो भी ग्रुप का जो भी इंटरवल है उसकी थिकनेस अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, थिकनेस अगर बढ़ेगी तो इसके अंदर ये जो एरिया है यहाँ पर, ये एरिया भी बढ़ेगा, ओके। अगर ये एरिया बढ़ा तो इसमें मौजूद जो लोग हैं इस इंटरवल में वो लोग भी बढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात है कि इस इंटरवल की थिकनेस बढ़ने पर इस इंटरवल में मौजूद लोगों की संख्या भी बढ़ जाएगी, ओके, मतलब जो भी एरिया है इस स्ट्रिप का वो भी बढ़ जाएगा। तो इसी के कारण हमने यहाँ लिखा है कि डी एन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डी एन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एक्स, डी एन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एक्स, ओके। बस यही दिया हुआ है यहाँ पर, ओके, that dn is proportional to the interval dx, okay, that is dx, यहाँ पे लिखा हुआ है dx। तो dn is directly proportional, और dn फंक्शन है x का, इसीलिए यहाँ पे क्योंकि dn की जो वैल्यू है वो x पर निर्भर करती है, इसीलिए हमने यहाँ पे dn x लिखा हुआ है, ओके। So dn is directly proportional to what, dx, that is the thickness of interval। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को निकाल देंगे। तो यहाँ पे आएगा एक इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और वो आएगा इज इक्वल्स टू ईटा, या फिर एन भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ईटा एक्स या फिर एन एक्स डी एक्स। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बनेगा, ओके। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हियर वी हैव यूज एन एक्स टू डिनोट द इंटरवल बिटवीन एक्स एंड एन एक्स, टू डिनोट द इंटरवल बिटवीन एक्स एंड एक्स प्लस डी एक्स, ओके। यहाँ पे जो एन एक्स की वैल्यू जो आई हुई है यहाँ पर, ये ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो कि निर्भर करती है, ओके, आपके इंटरवल x से लेके डी एक्स प्लस डी एक्स तक, ओके। द वैल्यू, दैट वैल्यू ऑफ ईटा एक्स या फिर एन एक्स, ये जो वैल्यू है ईटा एक्स, ये निर्भर करती है x और x प्लस डी एक्स इस इंटरवल पर, और x प्लस डी एक्स इतना इंटरवल मीन्स x प्लस डी एक्स और x प्लस x और x प्लस डी एक्स का जो इंटरवल है उसकी थिकनेस को हम बोलेंगे डी एक्स, दैट वैल्यू इज डिपेंड ऑन डी एक्स, ओके।
सो कुछ इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया हमने, बस अगर हमें यहाँ पे dx की वैल्यू पता है, ईटा एक्स की वैल्यू, ईटा एक्स तो कांस्टेंट है, ओके, ईटा एक्स की जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट रहेगी। अगर हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू पता है, थिकनेस ऑफ द इंटरवल पता है, तो हम यहाँ पे आसानी से dn मीन्स नंबर ऑफ पीपल लाइज इन दैट एज ग्रुप निकाल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे बस हमने dx की वैल्यू पता करके फाइंड किया कि इस एज ग्रुप में कितने लोग हैं। तो अगर समझ लीजिए इसी तरीके से हमें वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन पता होगा, ओके, तो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमने लिया कि हमारे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v से लेके v2 जा रही है v प्लस dv तक जा रही है, तो इसका जो इंटरवल की थिकनेस होगी dv। तो अगर हमें dv पता है तो हम आसानी से इस रीजन में मौजूद उन मॉलिक्यूल को निकाल सकते हैं जिनकी वेलोसिटी इस रीजन में आती है। ओके, तो सेम वही करना है हमें। इन सिमिलर वे द मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स d and v, ओके, बिटवीन द इंटरवल v प्लस dx, okay, v and v plus dv, sorry that's a dv not dx, okay, which is proportional to dv, okay, this is called as Maxwell distribution, okay, उसे ही हम Maxwell distribution कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, और या फिर हमारा जो भी कांस्टेंट है उसे भी प्लॉट कर सकते हैं हम यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे v हमारे जो मॉलिक्यूल है उनकी वेलोसिटी का इंटरवल है v से लेके v प्लस dv। तो इस रीजन में जो भी मॉलिक्यूल है हमारे, ओके, दैट थिंग इज dn, ओके, दैट थिंग मस्ट बी dn, ओके, दैट थिंग इज dn। तो v और v प्लस dv, इनके ये जो इंटरवल है इसके बीच में dn नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमें इस इंटरवल की थिकनेस मिलेगी जो कि आएगी dv। तो हमारा dn जो है वो प्रोपोर्शनल रहेगा dv को, ओके। तो अगर dv की वैल्यू बढ़ गई तो हमारा इंटरवल यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, इंटरवल बड़ा हुआ तो इस जो भी एरिया है यहाँ पर इस इंटरवल के बीच में वो एरिया बढ़ जाएगा, मतलब dn की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो फिर यहाँ पे फिर से हम उसी तरीके से प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे आएगा हमारा कांस्टेंट ईटा v, ओके, एंड इनटू dv। सेम इसी तरीके से, तो इसे ही हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि जहाँ पे हमें इंटरवल की वैल्यू पता चलने पर हम उस इंटरवल के बीच में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उनको ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ओके, दैट्स अ प्योरली मैथमेटिकल वे। The fraction of molecule within the speed v and v plus dv is equal to the area of the strip drawn. Okay, that is area of the strip यहाँ पे चाहिए drawn, strip drawn। तो जो भी इस स्ट्रिप का एरिया है, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको कि इस स्ट्रिप का एरिया क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, ओके, जिनकी स्पीड v और v प्लस dv के बीच में है, ओके। सो इसी तरीके का है हमारा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, आपको ये बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलेगा जब आप ग्रेजुएशन करोगे, ओके। तो ग्रेजुएशन में जब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आप पढ़ोगे तो उस समय मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ने को मिलेगा। इसका बस एक बेसिक आइडिया हमें मिला है कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, और काइनेटिक हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 3, उसमें हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं जो कि आगे चल के हमारे काम में आएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।